हेलो फ्रेंड्स। सभी फ्रेंड्सों को, सभी दोस्तों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम काफ़ी दिनों बाद अपने यूट्यूब चैनल पर उपस्थित हुए हैं। थोड़ा से करंट अफेयर्स के साथ उपस्थित हुए। काफ़ी दिनों बाद क्लास हो रही है हमारी करंट अफेयर्स की। थोड़ा सा बिजी रहे इसलिए क्लास नहीं हो पाई थी। आशा करते हैं कि डेली हम अब करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आएँ। और हमारा उद्देश्य है कि डेली कुछ ना कुछ नया लाएंगे। और जहाँ तक हमारा जो फिक्स टारगेट है करंट अफेयर्स की है, क्योंकि हम करंट अफेयर्स में जो घटनाएं घटती हैं वो अपडेट डेली क्लास लेकर आते हैं। और उसके साथ प्लस जीएस भी है। तो सभी को 2024 बीत गया दोस्तों, 25 लग गया है और सबका लक्ष्य है एक जॉब पाना। तो अपनी मेहनत करते रहना, क्योंकि दोस्तों कोई भी जॉब है 1 से 2 साल लग ही जाते हैं पेपर के बाद में। फिर वेरिफिकेशन कुछ, देखिए बहुत सारे उन लोग चलते रहते हैं, आपको मालूम है सभी को। तो आई हो आशा करते हैं ये क्लास काफ़ी पसंद आएगी। चलिए प्रश्न शुरू कर लेते हैं। करंट अफेयर्स का है, और करंट अफेयर्स तो आज आप लोग जानते ही हो आज के समय में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जितनी परीक्षाएं होती हैं सभी के लिए, तो मार्कर लिया लिया हमने और 15 प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। वित्तीय से वित्त। तो पहला प्रश्न लिया है कि किस संगठन ने बुनियादी ढांचे में सतत विकास का समर्थन करने के लिए भारत सरकार के साथ दो महत्वपूर्ण ऋणों पर हस्ताक्षर किए हैं? किस पर किए हैं? तो अगर इसका ऑप्शन ऑप्शन की बात करें तो एशियाई विश्व बैंक की बात कर लेते हैं। सी आंसर इसमें सही है। इसके बारे में और विख्यात कर लेते, बात जान लेते क्या है एशियाई बैंक। देखिए एशियाई विकास बैंक, जिसे हम शॉर्ट में एडीबी के नाम से ही वो जानते हैं। और ये भारत सरकार के साथ दो प्रमुख ऋणों पर हस्ताक्षर की है जिनकी कुल राशि 850 मिलियन, जिसे बात कर लेते हैं अमेरिकी डॉलर है। और 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ये पहला ऋण भारत इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड आईआईएफसीएल के माध्यम से शहरी परियोजनाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों को संबोधित करते हुए हरित और यानी कि टिकाऊ बुनियादी ढांचे का समर्थन करेगा। एसएमआईएलई कार्यक्रम के तहत 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर का दूसरा ऋण भारत के निर्माण क्षेत्र और रसद दक्षता को बढ़ाने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और लैंगिक समावेशन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। ये पहला भारत की जलवायु प्रतिबद्धता और आर्थिक विकास लक्ष्यों को अनुरूप करने के लिए प्रदान किया गया है। दूसरा प्रश्न लिया हमने अंतर्राष्ट्रीय। कौन सा देश फरवरी 2024 में उद्घाटन विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन में WABS की मेजबानी करेगा? तो ये है आपका भारत। इसका ये आंसर सही है। इसके बारे में जान लेते हैं भारत के बारे में। 5 से 9 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में पहली बार विश्व ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट WAPS की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित इस वैश्विक कार्यक्रम का जो उद्देश्य है भारत को विश्व स्तरीय सामग्री निर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना है और रचनात्मक सहयोग को बढ़ावा देना है। विश्व आर्थिक मंच जैसे आयोजन से प्रेरित होकर WABS दुनिया भर के वीडियो, मनोरंजन और रचनात्मक उद्योग के नेताओं को इकट्ठा करेगा। ये पहला मनोरंजन और रचनात्मक क्षेत्र में भारत की बढ़ती प्रमुखता को रेखांकित करने में सहायक होगा। प्रश्न तीसरा लिया हमने। तीसरा प्रश्न है कि भारत के साथ किस देश ने आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ECTA के 2 साल पूरे कर लिए हैं, जिसका जो लक्ष्य है 2030 तक व्यापार में AUD 100 मिलियन तक पहुंचाना? तो इसका जो आंसर है, डी आंसर सही है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते में इंडो ओस ECT पर अप्रैल 2022 में हस्ताक्षर किए गए थे। और ये नवंबर 2022 में इसकी पुष्टि की गई है।
जो दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय व्यापार आर्थिक सहयोग में वृद्धि की एक महत्वपूर्ण अवधि को चिन्हित करता है। समझौते और का उद्देश्य गहन आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना है, ट्रैफिक को कम करना है और सेवाओं के आदान प्रदान, निवेश प्रवाह को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट प्रश्न है पुरस्कार और सम्मान से प्रश्न ले गया है। पुरस्कार और सम्मान से 1 मार्च 2025 में डीबीएस बैंक इंडिया के नए सीईओ के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो ये आपका रजत वर्मा है, सी आंसर सही है। रजत वर्मा जो वर्तमान में डीबीएस बैंक इंडिया में संस्थागत बैंकिंग समूह का नेतृत्व कर रहे हैं। 1 मार्च 2025 से डीबीएस बैंक इंडिया के नए सीईओ के रूप में कार्यभार संभालेंगे। वे सुरजित शोभ का स्थान लेंगे, जो एक सफल कार्यकाल के बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वर्मा बैंकिंग में 27 वर्षों से अधिक का अनुभव रखते हैं, जिसमें डीबीएस की संस्थागत बैंकिंग वृद्धि और साधारणीय वित्तीय में सहायता में महत्वपूर्ण योगदान शामिल है। इनकी नियुक्ति डीबीएस बैंक इंडिया के विकास को जारी रखने और भारत के विस्तृत वित्तीय परिदृश्य में भाग लेने के लिए अपने मजबूत मंच का लाभ उठाने के दृष्टिकोण के अनुरूप में ये सहायक रहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न लिया है सीआरपीएफ के कार्यवाहक महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका बी आंसर इसमें सही है, बितुल कुमार को। उत्तर प्रदेश के कैडर के 1983 बैच के आईपीएस अधिकारी बितुल कुमार ने 31 दिसंबर 2024 को अनीश दयाल सिंह की सेवानिवृत्ति के बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के कार्यवाहक महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सीआरपीएफ के विशेष महानिर्देशक के रूप में कार्य कर चुके कुमार व्यापक अनुभव रखते हैं और उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कार से उनके योगदान के लिए भी पहचाना गया है। छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवाद को खत्म करने और मणिपुर के तनाव को प्रबंधित करने के लिए सरकार के प्रयास सहित प्रमुख चुनौतियों का समाधान करने में उनका नेतृत्व महत्वपूर्ण होगा। छठा प्रश्न है भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया और 1991 के आर्थिक सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इनकी बात करें डी आंसर सही है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डी आंसर डॉक्टर मनमोहन सिंह एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री और राजनेता ने 2004 से 2014 तक भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। इन्होंने प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के तहत वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 1991 में ऐतिहासिक आर्थिक सुधारों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन सुधारों जिसमें रुपए का अवमूल्य विनियम और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना शामिल करना था, ने भारत को वैश्विक रूप से एकीकृत अर्थव्यवस्था में बदल दिया। डॉक्टर सिंह की शैक्षणिक प्रतिभा और नेतृत्व ने भारत के आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ दिया, एक छाप छोड़ दी। वेबसाइट से प्रश्न लिया गया सातवां, किस संगठन को जनवरी 2025 से जनवरी 2026 तक काम करने के लिए बेहतरीन जगह के रूप में फिर से प्रमाणित किया गया? तो सी आंसर सही है, सेल के बारे में जान लेते हैं। सेल क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल को एक ग्रेट प्लेस टू टर्क इंस्टीट्यूट इंडिया द्वारा जनवरी 2025 से जनवरी 2026 की अवधि के लिए ग्रेट प्लेस टू वर्क के रूप में पुनः प्रमाणित किया गया है। ये सेल का लगातार दूसरा प्रमाण है जो अभिनव मानव संसाधन और प्रथाओं, कर्मचारी सशक्तिकरण और विभाग निर्माण पहल के माध्यम से सकारात्मक कार्य वातावरण को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देता है। सेल के कार्यक्रम जैसे कि लचीली कार्य योजनाएं और प्रमुख संस्थानों के साथ नेतृत्व, विकास, साझेदारी, कर्मचारी संतुष्टि को बढ़ावा और कार्यस्थल संस्कृति में उत्कृष्टता बनाए रखने के लिए इसके समर्पण को रेखांकित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पर्यावरण और प्रदूषण से प्रश्न है पिछले 5 वर्षों में भारत में ई कचरा उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो बी आंसर सही है, 72.5
1.54% की वृद्धि हुई है। भारत में ई कचरा उत्पादन में उल्लेखनीय है कि वृद्धि हुई है, जो पिछले 5 वर्षों में 72.54% की वृद्धि हुई है। आदर्शता है कि जो 19 और 20 में 1.1 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़ाकर 2023-24 में 1.751 मिलियन मीट्रिक टन हो गया है। ये तीव्र वृद्धि बढ़ी हुई रिसाइलिंग प्रयासों और विनियमों की आवश्यकताओं को रेखांकित करती है, क्योंकि वर्तमान में केवल 43% ई कचरे का ही पुनःचक्रण किया जाता है और बहुत कुछ अनुपचारित रहता है। इस चुनौतियों का समाधान पर्यावरणीय स्थिरता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ई कचरे में सीसा और पारा जैसे खतरनाक पदार्थ भी पाए जाते हैं। खेल की दुनिया नवा प्रश्न है। FMSCI इंडिया नेशनल मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियनशिप के अंतिम दौर में किसने कितने राष्ट्रीय खिताब जीते हैं, जिससे उनका रिकॉर्ड यानी 15 खिताबों तक पहुंच गया है। तो इसमें ये आंसर है हेमंत मुड़प्पा। ये आंसर सही है, हेमंत मुड़प्पा, जिन्हें ड्रैग डिंग के नाम से जाना जाता है, और ये मद्रास इंटरनेशनल सर्किट MIC में आयोजित MSMC और FMSCI इंडिया नेशनल मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियनशिप के अंतिम दौर में एक उल्लेखनीय ट्रिपल क्राउन जीत चुके हैं। हासिल किया है कि इस उपलब्धि में उनके कुल राष्ट्रीय खिताबों में 15 तक पहुंचा दिया है, जिसे भारत के सबसे प्रतिष्ठित मोटर स्पोर्ट एथलीट के रूप में उनकी स्थिति मजबूत हो गई है। फ्रैक्चर वाले अंगूठे के साथ रेसिंग के बावजूद भी मुड़प्पा ने असाधारण कौशल और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। कई श्रेणियों में खिताब जीते और मंत्र रेसिंग का प्रतिनिधित्व भी किया इन्होंने। बैंकिंग और वित्त से प्रश्न लिया गया है। बैंकों को NEFT और RTGS लेन देन के लिए नाम लुकअप सुविधा किस तारीख तक लागू करनी चाहिए थी? तो ये बी आंसर है 1 अप्रैल से 2025। भारतीय रिजर्व बैंक ने RBI ने 1 अप्रैल 2025 तक NEFT और RTGS लेन देन के लिए नाम लुकअप सुविधाओं के कार्यान्वयन को अनिवार्य कर दिया है। इस सुविधा का जो उद्देश्य है, प्रेषकों को भुगतान शुरू करने से पहले अभ्यर्थियों के नामों को सत्यापित करने की अनुमति देकर धोखाधड़ी और त्रुटियों को कम करना है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI द्वारा विकसित ये प्रणाली UPI और IMPS के सामान्य कार्य करेगी। लेन देन की सुरक्षा और सटीकता बढ़ाने के लिए बैंक ईस्ट इंडिया को अपने डिजिटल और भौतिक बैंकिंग प्लेटफॉर्म में एकीकृत करेंगे। खेल की दुनिया है। मुक्केबाजी के लिए नवगठित अंतरिम एशियाई निकाय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर लेते हैं। पहला ऑप्शन कहता है इसमें अंतरिम एशियाई निकाय की स्थापना विश्व मुक्केबाजी संगठन द्वारा की गई है। दूसरा ऑप्शन है लवलीना बोरगोहेन इस निकाय में एथलीट आयोग की सदस्यता में से एक है। तीसरा ऑप्शन है अजय सिंह को अंतरिम निकाय का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और नेक्स्ट प्रश्न है, तो इसकी अगर हम बात कर लेते हैं, बी आंसर सही है, पहला और दूसरा। पहला ये भी सही है और ये भी सही है। विश्व मुक्केबाजी ने नई एशियाई संस्था बनाई है। एथलीट आयोग ने लवलीना और अजय सिंह बोर्ड सदस्य नियुक्त किए गए हैं। टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन को एथलीट आयोग में शामिल किया गया है, जबकि अध्यक्ष अजय सिंह सहित भारतीय मुक्केबाजी महासंघ BFI के 6 अधिकारी अलग हुए हैं। संगठन विश्व मुक्केबाजी द्वारा स्थापित नवगठित अंतरिम एशियाई निकाय का हिस्सा होंगे और बोरगोहेन एशियाई और वैश्विक मुक्केबाजी में एथलीटों की आवाज़ का प्रतिनिधित्व करेंगे। महासचिव हेमंत कुमार कलिता और कोषाध्यक्ष
दिविंग दिग्विजय सिंह सहित बीएफआई के प्रमुख अधिकारी क्रमांकश ओलंपिक आयोग और वित्त और लेखा परीक्षा में समिति में पदभार संभालेंगे। एथलीट आयोग के 3 सदस्यों में से एक बोरगोहेन ने एशिया भर के एथलीटों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे, उचित अवसरों और सहायता प्रणालियों की वकालत करने के लिए मंच के महत्व पर जोर दिया है और बीएफआई के अधिकारी नरेंद्र कुमार निर्वाण और डीपी भट्ट क्रमांक संविधान और खेल एवं प्रतियोगिता आयोग में काम करेंगे, जबकि डॉक्टर करजीत सिंह शिक्षा आयोग में शामिल होंगे। नेक्स्ट है 12वां प्रश्न, राष्ट्रीय एकता क्या है? राष्ट्रीय किस देश के नियामक प्राधिकरण में दोहा इंश्योरेंस ग्रुप डीआईजी को भारत में पुनः बीमा शाखा स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो इसमें बी आंसर सही है, कतर सेंट्रल बैंक। मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका एमईएनए क्षेत्र में बीमा और पुनर्बीमा समाधान के अग्रणी प्रदाता दोहा इंश्योरेंस ग्रुप डीआईजी पुनर्बीमा शाखा खोलकर भारत में विस्तार करने की योजना की घोषणा की है। बीमाकर्ता को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी जीआईएफटी सिटी के भीतर शाखा स्थापित करने के लिए कतर सेंट्रल बैंक में मंजूरी मिल गई है। नई शाखा संचालित होगी। ये रणनीतिक कदम डीआईजी की व्यापक विकास योजना का हिस्सा है, जो इसके क्षेत्रीय केंद्रों की सफलता पर आधारित है, जिसने समूह के राज्य स्वभाव को बढ़ाने और उसके बीमा पोर्टफोलियो को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 13वां प्रश्न है, विश्व चुनौतियां क्या हैं? नेवी चिल्ड्रन स्कूल मुंबई की कक्षा 12वीं की छात्रा काम्या कार्तिकेयन सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली कम उम्र की महिला बन गई हैं। काम्या कार्तिकेयन ने 7 समिट चैलेंज को पूरा करने के लिए किस पर्वत पर चढ़ाई की थी? तो इसमें सही आंसर है माउंट विल्सन। माउंट विल्सन के बारे में जानते हैं। नेवी चिल्ड्रन स्कूल मुंबई की कक्षा 12वीं की छात्रा काम्या कार्तिकेयन ने सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली कम उम्र की महिला बनने की सनसनीखेज उपलब्धि हासिल की है। मात्र 17 वर्ष की आयु में काम्या ने अपने पिता कमांडर एम्स कार्तिकेयन के साथ अंटार्कटिका में माउंट विल्सन पर चढ़कर 7 समिट चैलेंज को पूरा किया है। इनकी यात्रा में अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो, यूरोप के माउंट एल्ब्रेस, ऑस्ट्रेलिया के माउंट कोसियस जाको, दक्षिण अमेरिका के माउंट एकानकुआ और उत्तरी अमेरिका के माउंट डेनाली, एशिया के माउंट एवरेस्ट और अंत में अंटार्कटिका में माउंट विल्सन पर चढ़ना हासिल किया था। काम्या ने पहले 16 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, जिसमें उन्होंने रोमांच के प्रति अपने जुनून का प्रदर्शन किया था। 14वां प्रश्न है उद्घाटन से। समुद्र पर भारत का पहला ग्लास ब्रिज किस स्थान पर उद्घाटन किया गया? तो ये आपका कन्याकुमारी, बी आंसर सही है। 31 दिसंबर को तमिलनाडु में समुद्र के ऊपर एक ग्राउंड ब्रेकिंग ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है, जो 2 स्थलों के बीच को संपर्क को बढ़ावा देता है। एक मुख्यमंत्री एस के स्टालिन ने कन्याकुमारी, तिरुवनंतपुरम प्रतिभा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ने वाले पुल का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम में प्रतिभा की 25वीं वर्षगांठ मनाई गई, जो तमिल संस्कृत में इसके तहत को प्रदर्शित करता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा। रोमानिया और बल्गेरिया आधिकारिक तौर पर शोगन क्षेत्र के पूर्ण सदस्य कब बने? तो सही आंसर है 1 जनवरी 2025 को। रोमानिया और बल्गेरिया बुधवार 1 जनवरी 2025 को शोगन क्षेत्र के पूर्ण सदस्य बन गए हैं, जिससे सीमाहीन क्षेत्र का विस्तार 29 सदस्यों तक हो गया है और 2 पूर्वी यूरोपीय देशों के लिए 13 साल तक का इंतजार खत्म हो गया। विस्तार तब संभव हुआ जब ऑस्ट्रेलिया और अन्य सदस्यों ने पूर्व कम्युनिस्ट देशों के शामिल होने पर अपनी आपत्तियां वापस ले ली।
आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी की मध्यरात्रि को विभिन्न सीमा चौकियों पर समारोहों के साथ हुआ है। शोगेन समझौता 1985 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के 5 सदस्य देशों में बेल्जियम है, फ्रांस है, जर्मनी है, लक्समबर्ग और आपका नीदरलैंड द्वारा हस्ताक्षरित एक संधि है। इस समझौते का उद्देश्य यूरोप में एक सीमा मुक्त क्षेत्र बनना है, जो लोगों को वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी की मुक्त आवाजाही की अनुमति देता है। इसे शोगेन क्षेत्र कहा जाता है, जहां आंतरिक सीमा जांच काफ़ी हद तक समाप्त कर दी गई है। तो दोस्तों ये थोड़े से प्रश्न लिए थे करंट अफेयर्स के, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है आपके दोस्तों, आपकी परीक्षाओं के लिए। एक दिवसीय जो परीक्षा है सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इससे अधिक से अधिक क्लास का एंजॉय लें और सभी दोस्तों को शेयर करें। तो दोस्तों सभी के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय। और एक अच्छे टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे, जब तक के लिए मुस्कुराते रहना दोस्तों, नए साल का एंजॉय मनाओ सभी दोस्तों को।